नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप से आग्रह करें, जो आपसे परिचित हैं उनसे भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और आपकी राय, उनकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। आप सहमत हों, असहमत हों, आलोचना करना चाहें, कुछ सुझाव देना चाहें, तो लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी शक्ति है और हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं। लोकतंत्र पड़ोसी देश नेपाल, हंगामा है। वैसे तो 3-4 दिनों से था, अब इतना भयानक हो गया। काठमांडू में छात्रों ने, युवाओं ने पूरा संसद तक सीधा, जैसे कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो खतरा है कि भाई फेसबुक पर इसके करीब 1.5 करोड़ के करीब तो फेसबुक फॉलो करने वाले लोग वहां पर हैं, और भी जितने उन्होंने 20-26 इस तरह के जितने सोशल मीडिया उस पर जो बैन लगाया सरकार ने, उसके विरुद्ध सड़कों पर जितना तूफान मचा है, ये अपने आप में कुछ हद तक तो ऐतिहासिक है। जो उसका नेतृत्व तो कोई एक आदमी, नेता, पार्टी नहीं कर रही। पहले भी बड़ी हिंसा की घटनाएं हुई हैं और इस दृष्टि से ये एक कदम, प्रधानमंत्री ओली का कहना है कि हमने जो नियम बनाए उसका पालन करने के लिए नहीं हुआ, इसलिए हुआ। लेकिन क्या इसके पहले कोई संवाद इस तरह से क्यों नहीं हो सकता था, या उस समय भी दिया गया तो ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाए कि करीब 8-10 लोगों के मरने की सूचना है, 100 लोग घायल हो चुके हैं। संसद भवन के अंदर तक तोड़फोड़ करने तक वहां तक पहुंच गए, संसद के दरवाजे पर। ये बहुत भयावह स्थिति, एक तरह से जन क्रांति वाली स्थिति पैदा हुई। और ये भी मानता हूं, नेपाल जो बड़ा ही संघर्षशील देश है, जहां और भारत के साथ जितने अच्छे संबंध रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहां राजनीतिक अस्थिरता बार बार संकट पैदा करती है। मैं उस पर और आगे आऊंगा। लेकिन हाँ, ये मुद्दा जरूर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कितना राजनीतिक और लोगों से विचार विमर्श करके जो प्रतिबंध लगाया, जिन संस्थाओं पर यह है उनके प्रमुखों से बात करके क्या हो सकता है, क्या तरीका है। ये स्वाभाविक है। उनका कहना है कि जो भारत में भी मुद्दा हमेशा रहा है, प्रधानमंत्री ओली भी यही कहते हैं, विदेशी ताकतें हैं जो गड़बड़ करती हैं और इस तरह के उससे दुष्प्रचार होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो उनकी, नेपाल की एकता, अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। तो भारत में भी नियम बने, इसके लिए भारत में भी आवाज उठती है। लेकिन भारत ऐसे कड़े नियम आज तक नहीं बनाए। खाली विचार होता है, उसके बाद फिर संसद विचार होता है, फिर बाहर विचार होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। और दुनिया के ऐसे तानाशाही देशों में, मैंने चीन में ही ये संभव है कि आप ये कह दें कि ये चीजें नहीं चलेगी सोशल मीडिया की, जो अमेरिकन है या पश्चिमी देशों का है, उन पर जो कुछ हद तक अंकुश, उनके अपने जो सोशल साइट्स है उसको वो अलाउ करते हैं, और एक हद तक चीन की सरकार या सर्वोच्च नेताओं के विरुद्ध कोई बात वहां नहीं जा सकती। तो चीन का प्रभाव तो नेपाल में है। और ओली साहब, मतलब क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरा उनसे भी, जो पहला, इसके पहले भी वो रह चुके हैं प्रधानमंत्री, तो उस दौरान मेरी उनसे भेंट भी हुई है। उनके साथ रात्रि भोज के समय में मुलाकात हुई और भारत के साथ बीच में अच्छे संबंध होते हैं, फिर थोड़ा बिगड़ने लगते हैं, चूंकि उनका रुझान चीन की तरफ रहा है, ये सर्वविदित है। और इसलिए जो नेपाल में राजशाही के विरुद्ध जितने, जिसको कह सकते हैं कि कोइराला के जो आंदोलन हुए, भारत ने उसको भी, उनके तो परिवार भी यहाँ रहा, भूमिगत भी रहा या संघर्ष भी किया जिस समय में, तो भारत में, काशी में और कई स्थानों पर कोइराला का काल से लेकर के, और भारत की राजशाही के साथ भी एक समय अच्छे संबंध थे। लेकिन लोकतंत्र के लिए भारत हमेशा समर्थक रहा है। जयप्रकाश जी के साथ भी कोइराला के संबंध थे। तो नेपाल के साथ सद्भावना है। लेकिन नेपाल में बीच बीच में मधेशी, जैसे आप कह सकते हैं कि बिहार से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई इलाकों के और लाखों लोग अब तो रहते ही हैं वहां पर, उनको मधेशी कहते हैं। तो उनका भी, उनका कितना वर्ष, उनको लेकर के भी कई बार समस्या पैदा की जाती है। कभी उनको कुछ क्षेत्र को लेकर के चीन के कहने पर, सीमा पर भी कुछ बार बार कुछ ऐसी बात कही जाती है कि ये तो हमारा क्षेत्र है। तो ये साबित करता है कि कुछ चीन का प्रभाव, और अमेरिका का, पश्चिम देश तो हमेशा करते ही रहे हैं। और अब ये मैं आके कहूंगा कि इस आंदोलन में संभव है, अभी तो सिर्फ युवा बड़े पे, और केवल काठमांडू में नहीं है, देश के कई हिस्सों में ये आग भड़की है। देखिए, चिंगारी होती है, वो आग भड़कना, मतलब यदि लोग मर रहे हैं और सड़क पर आ गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे
पूरी आजादी पर ही खतरा है, क्योंकि हम फेसबुक तो कॉमन आदमी लिख रहा है ना, वो अखबार नहीं निकाल रहा है। अखबार तो उनके नियंत्रण में है या कुछ हद तक वहां कोई बहुत ज्यादा उत्तर प्रसार संख्या नहीं होती है। सोशल मीडिया का अपना महत्व है, उसके कुछ नुकसान है, ये हम जानते हैं। भारत में भी कोई ऐसी चीजों पर आपत्ति हुई और कुछ ऐसी वेबसाइट तक को रोक लगाई गई या वो कानून की शरण में उनको जाना पड़ा। ऐसी स्थिति में दुनिया के और देशों, पश्चिमी देशों में भी कुछ अंकुश है, लेकिन इसके पीछे बांग्लादेश में जो कुछ विद्रोह की स्थिति पैदा हुई और एक कठपुतली सरकार अमेरिका की, डीप स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, डायरेक्ट तो अमेरिका नहीं कहता कि हमने बनवाई, लेकिन बांग्लादेश, पहले श्रीलंका में भी बहुत गंभीर स्थिति पैदा हुई थी और ये माना जाता है कि वहां भी, क्योंकि चीन और अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में अपनी अपनी राजनीति के आधार पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहां हमारा चीन यदि नेपाल में अधिक प्रभावशाली हो या भारत हो, इसकी वजह कई देश, पश्चिमी देश सीआईए तो ऑपरेट करता ही था कई बार, इसलिए भारत की एजेंसियों को भी कई बार सूचनाएं ऐसी होती थी कि भारत विरोधी गतिविधियों में नेपाल का उपयोग होता है। पाकिस्तान खास करके और भी नेपाल में सक्रिय बीच में कोई, जैसे उसने बांग्लादेश में किया है। पाकिस्तान के भी आईएसआई और जिसको कह सकते हैं आतंकवादी गिट, जबकि भारत के थोड़े अच्छे संबंधों कारण इतना आसानी से तो वहां नहीं होता, लेकिन उस रास्ते से भी घुसपैठ की कोशिश, बिहार में अभी एक रिपोर्ट आई थी नेपाल के रास्ते से कुछ आतंकवादी घुसने की सूचनाएं मिली है कि आतंकवादी समर्थक कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नेपाल के थ्रू भारत में घुसे, क्योंकि भारत और नेपाल की सीमा खुली हुई है, खाली आपका पहचान पत्र दिखा के निकल जाते हैं, वहां वीसा की भी जरूरत नहीं होती। और नेपाल के ही लाखों लोग भारत के घरों में, परिवारों में, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, हर जगह विभिन्न सेवाओं में है। बल्कि हमारे यहाँ तो गोरखा रेजिमेंट या इस तरह की कई ऐसे रेजिमेंट्स हैं जिनमें नेपाली मूल के लोग बड़े पैमाने पर हैं, उनकी पेंशन नेपाल में मिल रही है, वो वहां जाके बसे हुए रह रहे हैं। तो जो संबंध भारत के हैं उसमें भारत विरोधी भी कोई तत्व हो सकते हैं, जो पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ये सब, भारत और हम सब ये चाहते हैं, पूरे देश की जनता, कि नेपाल स्थिर राजनीति हो, वहां शांति सौहार्द हो, वहां भी आर्थिक प्रगति हो। भूकंप के इतने बड़े झटके के बाद कई बार मेरे नेपाल जाने की अवसर मुझे मिला है, केवल यात्री की तरह नहीं, वहां के सम्मेलनों में भाग लेने, नेताओं से मिलने, वहां के बड़े लोगों से जिससे सांसदों से बात करने, मतलब 80s से आप समझिए। और कई इंटरव्यू जब वहां पर ऐसे राजतंत्र के भी, राज परिवारों के, सिंधिया परिवार हो या डॉक्टर करण सिंह के परिवार के सदस्य भी वहां रहे हैं, जो मैंने उनके रिश्तेदारी वहां रही है। तो ऐसी स्थिति में नेपाल को हम अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, संबंधों को आगे कोई भी सरकार हो यही चाहते हैं भारत सरकार, लेकिन भारत विरोधी और नेपाल विरोधी तत्व वहां इस स्थिति का फायदा उठाएं, ऐसे खतरे भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम पहले से आगाह करने के लिए ही मैं इस कार्यक्रम के जरिए भी कहना चाहता हूं कि वहां की जनता को भी कहीं किसी का मोहरा न बने, ये भी एक खतरा है। लेकिन हाँ, सरकार ने इतनी गंभीर स्थिति पैदा हो, कैबिनेट विचार कर रही है, हो सकता है कोई रास्ता निकले। जिस समय हम ये बातचीत आपके सामने में रख रहा हूं, कुछ रास्ता निकले, ये उम्मीद तो हम करते ही हैं। लेकिन और मुद्दा केवल सोशल मीडिया यदि होता नहीं, जो सूचनाएं मिली है, हमारे और पत्रकार वहां पर हैं, नेपाली लोग भी हैं जिनसे बात संपर्क होता है, वो कह रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार भी एक इतना बड़ा मुद्दा था, अब ये सोशल मीडिया पर भी उसकी चर्चा न हो इसलिए प्रतिबंध लगा है। तो आज भी जो वहां के छात्र है, जो युवा है, जब भीड़ के सामने हम मीडिया कोई जाता है, जो कहीं और, टिकटॉक अभी अलाउ है, बीच में टिकटॉक को भी बंद कर दिया गया था। अब देखिए, टिकटॉक को लेकर के भारत में भी आपत्ति हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि जो है हम उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन टिकटॉक है, वैसे 2-3 ऐसे सोशल मीडिया है जिसको फिर भी अलाउ किया। तो उसका मतलब है कि ओली सरकार, वो या उन्होंने कहा था, उन्होंने हमें गारंटी दे दी कि ऐसी चीज नहीं जाएगी, फेसबुक ने गारंटी नहीं दी है, तो फेसबुक के बड़े से बड़े शीर्ष लोगों से बात करके उसका समाधान होना चाहिए था। लेकिन जो किया गया है तो भ्रष्टाचार ना आए, नेताओं के बच्चे कहां कहां ऐश कर रहे हैं, भारत वहां के जो पैसा सरकार के पास होता है, भ्रष्टाचार तो नेपाल में पहले भी रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है, जो नेपाल में युवाओं के लिए न ध्यान देकर वहां के सत्ता में जो भी हों वो अपने ही फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसी राजशाही के खिलाफ हुआ। इसके पहले और जो प्रधानमंत्री बने उनके बारे में भी कई बार जब समस्या आई तो इसी पर आया, लेकिन या बहुमत नहीं होने से या संविधान में कुछ परिवर्तन करने से एक राजनीतिक अस्थिरता का नुकसान हमारे पड़ोसी नेपाल को रहा है। सामरिक दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से भी भारत सबसे बड़ा उसके सहयोगी है। आर्थिक में वहां चाहे पानी का संकट हो या भूकंप आए या और कोई संकट पैदा हो, उसके लिए भारत हमेशा उनके साथ है। लेकिन चीन के या डीप स्टेट अमेरिका के इशारे पर
भारत विरोधी गतिविधियां भी वहां चलती है। अब ये समय आ गया है जब नेपाल सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध रखकर समस्याओं के समाधान में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार वहां गए भी हैं, पहले भी गए हैं, हर प्रधानमंत्री के साथ वहां जो भी हो उनके साथ संबंध भारत ने बढ़ाने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी ने तो प्राथमिकता दी है, चूंकि ये भी सच है कि 98-99% वहां पर जो आबादी है वो तो हिंदू है, तो कहने को उन्होंने हिंदू राष्ट्र नहीं, पूरी तरह से कहने को हिंदू राष्ट्र माना ही जाता है, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी उनका एक उन्होंने उस तरह के वो अब घोषित रूप से उन्हीं कहते जो डेमोक्रेसी आ गई है। जब राष्ट्रशाही थी तब तो हिंदू राष्ट्र कहलाता था। इसलिए यदि भारत के साथ सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध, प्राचीन संबंध है, और उनमें भारत के बजाय यदि वो दूसरी देशों को वहां मौका देगा जिससे कि उनकी ही अराजकता पैदा हो, तो ये न भारत के लिए अच्छा है और उससे भी अधिक नेपाल के लिए बहुत ही खतरनाक है। समय रहते नेपाल को, नेपाल के प्रधानमंत्री को, नेपाल की सरकार को और नेपाल की जनता को भी कोई शांतिपूर्ण समाधान के लिए रास्ता निकालने की आशा, अपेक्षा की जा सकती है। हेटर साहिब में हम विराम देते हैं। हेटर साहिब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं।